हेलो स्टूडेंट्स, अपन का फिजिक्स में चल रहा है पहला चैप्टर, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक है। और अपन उसमें क्या क्या कर चुके हैं? अपन उसमें आवेश के बारे में देख चुके हैं कि आवेश क्या है, आवेश की विधि अपन पढ़ चुके हैं, आवेश के प्रकार हम पढ़ चुके हैं, आवेश के गुणधर्म भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। जब हमने पूरा सब कुछ आवेश के बारे में सीख लिया था तो तब उसके बाद में हमने क्या सीखा कि कूलॉम का नियम क्या कहता है। ठीक है। कूलॉम का सदिश रूप भी हमने पढ़ा है। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है? हमने ये भी पढ़ा है कि विद्युतशीलता क्या है या परावैद्युतांक क्या है और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। ये इतना तो हम क्या कर चुके हैं, अपना फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज अपन क्या करेंगे कि जितना भी सब कुछ हमने पढ़ा है उस सभी के बारे में हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि जितना भी सब कुछ हमने पढ़ा है उसमें हमने कितना सीखा है। ठीक है। तो देखो, आपके ना यहां तक तो अध्यारोपण का सिद्धांत मैंने कहा ना तुमको, यहां तक आपके नोट्स बन चुके होंगे, और नहीं बने हैं तो जाके बना लो उनको, कि जितने भी नोट्स है आपके पास है कंप्लीट होने चाहिए पूरे के पूरे। ठीक है। जब आपके नोट्स वहां तक बन चुके हैं, जो वीडियो मैंने आपको बना चुका हूं आपको पीपीटी के रूप में, वो आपके लोग आप तक पहुंच चुकी है, आप उसको जाके देखो, तभी इस वीडियो को देखना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो देखो, आपने क्या किया है कि आपने ये सीखा है कि ये जो आवेश होता है वह किसी भी पदार्थ का क्या होता है, गुण होता है। ठीक है। क्या होता है ये आवेश? गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है किसी भी पदार्थ की, अगर वो पदार्थ कैसा है, आवेशित है। ठीक है। आवेशित का मतलब क्या है कि उसके ऊपर आवेश है, और किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश होने का मतलब क्या है कि उसके पास में एक प्रकार का गुण मौजूद है। और उस गुण की वजह से होता क्या है कि हम लास्ट वीडियो में भी, जब मैंने आपको एक फिजिकल क्लास दी थी, ठीक है, जो वीडियो एक लेक्चर था आपका पीपीटी के अलावा, उसमें मैंने आपको समझाया भी था कि क्या कि अगर ये जो गुण होता है किसी वस्तु पर, कौन सा, आवेश का, इस गुण की वजह से क्या होता है कि जब भी इसके पास में कोई और आवेशित कण आता है तो इनके बीच में क्या लगता है, एक बल कार्य करता है। वह जो बल होता है, ये भी हमने सीखा हुआ है कि वो जो दोनों के बीच में ये जो बल कार्य करता है, यानी अगर ये समान आवेश हैं तो एक दूसरे को दूर की तरफ भेजेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे, इतना एफ इधर और उतना ही इधर मान लो। तो ये जो बल लग रहा है वह बल लगता किसकी वजह से है कि इनके पास में वह गुण मौजूद है, जिस गुण की वजह से ये दोनों जब पास आते हैं तो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं। ठीक है। यहां तक अपन देख चुके हैं। तो ये जो बल आरोपित करते हैं एक दूसरे के ऊपर, इतना तो हमको पता है कि दो आवेश जब एक दूसरे के समीप आएंगे तो उनके ऊपर क्या लगेगा, बल लगेगा। अब हमको यह सीखना है कि जब दो आवेश, स्थिर आवेश एक दूसरे के समीप मौजूद हैं तो उनके ऊपर जो बल लगता है वह कितना होता है। ठीक है। तो इस गुण की वजह से ये तो अपन को पता चलता है कि दोनों के बीच में बल कार्य करेगा, पर वह बल कितना होगा, इसकी माप किस तरीके से की जाए, इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए कि ये जो भी बल लग रहा है वह कितना लग रहा है, 2 न्यूटन लग रहा है, 50 न्यूटन लगेगा, 100 न्यूटन लगेगा, कितना लगेगा आखिर में। ठीक है। तो इस समस्या का समाधान दिया है किसने, कूलाम ने। ठीक है। तो कूलाम ने हमको बताया है क्या कि अगर इन जब भी दो स्थिर आवेश होते हैं तो उनके मध्य जो बल कार्य करता है वह उसका मान कितना होता है। ठीक है। बल कितना होता है ये तो हमने प्रैक्टिकली पहले से मौजूद अपने पास है कि हाँ बल लगता है, पर कितना लगता है ये किसने बताया है, ये कूलाम ने बताया है। ठीक है। तो कूलाम ने अपन को क्या बोला हुआ है, कूलाम ने अपन को बोला हुआ है कि जब भी दो स्थिर आवेश एक दूसरे से एक निश्चित दूरी हम मान लेते हैं r, इतनी दूरी पर उपस्थित है कौन, दो स्थिर आवेश। ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, कूलाम का जो नियम है वो सिर्फ स्थिर आवेशों में लागू होता है, अगर आवेश गति करेंगे तो बल बदल जाएगा। तो अगर स्थिर आवेश हैं दो, एक दूसरे से दूरी पर रखे हुए, कितनी दूरी पर रखे हैं, r दूरी पर, तब उनके बीच में जो बल कार्य करता है, जो बल लगेगा इन दोनों के बीच में, चाहे वह प्रतिकर्षण का हो चाहे वह आकर्षण का हो, तो वह लगने वाला जो बल होता है इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। और यही जो बल है
वह अनुक्रमानुपाती भी होता है इन दोनों के बलों दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो दूरी के वर्ग के तो व्युत्क्रमानुपाती होता है और आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और ये तो इसके डायग्राम से भी पता है कि इन आवेशों को आप जितना ज्यादा पास में लेकर आओगे, यानी दूरी को इनके बीच में जितना कम करोगे, बल उतना ही ज्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, और ये जो आवेश हैं, अगर इन आवेशों का मान जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा आवेश होगा, उतना ही तो ज्यादा बल लगेगा। तो कूलम ने करा क्या, कोई ज्यादा बड़ी चीज थोड़ी बता दी है। ठीक है, बट उस जमाने में भी बहुत बड़ी चीज थी। तो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेश बढ़ेगा बल बढ़ेगा, दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा। आवेश घटेगा तो बल भी घट जाएगा, और दूरी बढ़ेगी तो बल भी क्या कर जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो दो कंडीशन है किसकी, कूलम की। पहली कंडीशन गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, किनके, आवेशों के। और दूसरी कंडीशन क्या है कि बलों के बीच जो आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब इन दोनों, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले और इसे 2 मान ले, अगर इन दोनों को कंबाइंडली लिखें तो हम लिखेंगे क्या कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, हमें को पता है क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती या समानुपाती है, बराबर नहीं है। बराबर जब भी लगाएंगे तो एक नियतांक वैल्यू हमको पुट करनी पड़ती ताकि ये बराबर वजन बैठ जाए इन दोनों का, इक्वेशंस का। तो हमने यहां पे रखा के यहां पे कांस्टेंट है Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, यहां पे एक बात सीखनी है आपको, क्या कि इन दोनों जो स्थिर आवेश हैं सबसे पहले कहां रखे हुए हैं, यह रखे हुए हैं हमारे निर्वात में। और या अगर आपको ना समझ में आए तो आप बोल सकते हो कि वायु में। निर्वात और वायु की जो विद्युतशीलता होती है वो लगभग लगभग सेम सी होती है, मान लेते हैं, ऐसा ऊपर होती नहीं है। तो हमारा F बराबर क्या निकल कर आया, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जब ये इन दोनों को एक वायु या निर्वात में रखा जाता है तब इस K की वैल्यू होती है अपने पास में क्या, K बराबर होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो K की क्या होती है, एक्सप्रेशन वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। ठीक है, और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है K की, वो कितनी होती है, K की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इसकी यूनिट कहां से निकल कर आती है, यहीं से। इसको इधर भेजेंगे, बल की होती है न्यूटन, इसकी हो गई मीटर यानी मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, क्योंकि Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी, कूलम इंटू कूलम। ठीक है, तो ये अपने पास में K की वैल्यू है एक्सप्रेशन के रूप में, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है किसकी, K की। कब, जब ये दोनों आविष्कार रखे हुए हैं निर्वात या वायु में रखे हुए हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये अपने कूलम का नियम है। ठीक है, ये कूलम नियम है अपने पास में, क्योंकि जो बल लगता है उस बल को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत बल। ठीक है, तो कूलम ने क्या बताया कि दो स्थिर आवेशों के बीच में जो स्थिर विद्युत बल लगता है वह कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। नोट्स तो आपके पास में बने होंगे, आपको सिर्फ क्या करना है, इसको समझना है। नोट्स को आप ओपन करके रखेंगे, अगर कोई भी पॉइंट अगर उसमें मिस है या जो मैं बोल रहा हूं उसमें वो नहीं है तो आप क्या कर लेंगे, उसको वहीं के वहीं नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो कूलम का अगर हम सदिश रूप पढ़े, क्योंकि बल हमारी सदिश राशि होती है, तो सदिश रूप में कूलम का क्या होगा, सदिश रूप में। ठीक है, देखो एक्चुअली में होता क्या है कि मान लो कोई Q1 आवेश है और क्या है, Q2 आवेश है। ठीक है, क्योंकि जब इनको आपको यह देखना है कि आपको ज्ञात किसके ऊपर करना है। मान लो आप Q1 का आवेश है और Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र में आप किसको लेकर आ रहे हो, Q2 को लेकर आ रहे हो, तो आपको जो बल का मान ज्ञात करना है भाई, वो Q2 को ज्ञात करना है कि Q2 कितना फील कर रहा है बल, विद्युत बल कितना फील कर रहा है, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। तो इसका मतलब अपन क्या पढ़ेंगे, अपन ये पढ़ेंगे कि Q1 बल लगा रहा है किसके ऊपर, Q2 के ऊपर। ठीक है, Q2 भी लगाएगा Q1 के ऊपर। कब, जब हम कंसीडर करेंगे किसको, Q1 को।
अभी हम कंसीडर किसे कर रहे हैं, Q2 को। तो हम Q2 पे ही तो देखेंगे कि Q2 जो है कितना फील कर रहा है विद्युत बल को। ठीक है, तो अपन लिखते क्या है इसको, अपन लिखेंगे F21। इसका मतलब क्या है कि दो पर बल लग रहा है, किसके द्वारा, एक के द्वारा। यहां समझ में आया ना। हाँ, तो क्या लग रहा है कि दो पर बल लग रहा है, किसके द्वारा, Q1 के द्वारा। और इन दोनों के बीच की अगर दूरी को मान लेते हैं अपन R, ठीक है, तो देखो Q1 के द्वारा बल लगाया जा रहा है किसके ऊपर, Q2 के ऊपर। अगर Q2 और Q1 सेम कैटेगरी के हैं तो ये बल की जो दिशा होगी वो किस ओर होगी, इस ओर होगी, क्योंकि F21 लगेगा इस डायरेक्शन, क्योंकि ये प्रतिकर्षित करेगा अगर सेम है तो। ठीक है, तो F21 लगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, आप यहां पे लिखेंगे कि Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर होता है ना। ठीक है, इस R को अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन जो आप यहां पे वैल्यू रखोगे, आप लिख सकते हो उसको क्या, 2 से 1। ठीक है, यानी जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, आप बोल सकते हो कि 2 पर लगाया जा रहा है किसके द्वारा, 1 के द्वारा, तो आप इसको भी क्या लिख सकते हैं, R21, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी। जो दूसरा आवेश है वो पहले आवेश से कितनी दूरी पर है, R21 की डिस्टेंस पर है। ठीक है, डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी, इस डायरेक्शन में रहेगी, तो यहीं पे आप कह सकते हो क्या, R21 का कैप। ठीक है, 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे अपन, एक्सप्रेशन में बंद कर देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सदिश रूप हो जाएगा। ठीक है, जनरली अपन ना ऐसे करके दिखाते हैं, जैसे मान लो कि ये अपनी एक्सिस है, ये अपना ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे कोई दो आवेश रखे हुए हैं, मान लो ये अपने पास में क्या है, Q1, और ये अपने पास में क्या है, Q2। ठीक है, इसकी मूल बिंदु से दूरी मान लो R1 है, और इसकी क्या है, R2 है। ठीक है, अपन को डिस्टेंस कौन सी चाहिए, अपन को डिस्टेंस चाहिए ये वाली। ठीक है, तो अगर अपन इस डिस्टेंस को मान लो R21 बोल रहे हैं, क्योंकि हम कंसीडर कर रहे हैं कहां पर, 2 पर। ठीक है, तो अपन को चाहिए क्या, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो एक ये डिस्टेंस है अपने पास में, और एक ये है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, R21 निकालना है, तो हमको क्या करना है, R21 कैसे निकलेगा, R2 में से R1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये क्या है, इनके स्थिति सदिश है, यानी जो ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है, ए पॉइंट का जो स्थिति सदिश है वो क्या है, R1, और बी पॉइंट का जो स्थिति सदिश है वो क्या है, R2। ठीक है, दोनों हमारे स्थिति सदिश है ए और बी के। ठीक है, तो जो आपका R21 निकलेगा, R21 वेक्टर जो आपका निकलेगा वो आपके पास में आ जाएगा R2 माइनस के R1, जो भी वैल्यू दी गई होंगी इनके अपन क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, कूलाम के सदिश रूप को लिखते हैं। ठीक है, चलो, अब मान लेते हैं कि 2 लगा रहा है किस पर, 1 पर। किस पर बात, किसको कंसीडर कर रहे हैं, किस पर बल लग रहा है, 1 पर बल लग रहा है, लगाएंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ना। तो 1 पर लग रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे कि 1 पे बल लग रहा है किसके द्वारा, 2 के द्वारा। ये लग गया वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये आ गया K Q1 Q2 और अपॉन में R12 का स्क्वायर। ठीक है, अभी तक तो ये क्या है, परिमाण है, बट बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, यहां पे रखना पड़ेगा R12 कैप। क्यों, क्योंकि जो एकांक सदिश होता है किसी भी चीज का, वह दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, तो 2 से 1 की ओर क्या लगेगा, बल लगेगा, कौन सा, F12। ठीक है, किधर लगेगा, F12 लगेगा, किधर, 2 से 1 की ओर। ठीक है, चाहे आप बात करो F12 की और चाहे आप बात करो 21 की, ये दोनों परिमाण में क्या रहेंगे, बराबर होंगे। परिमाण में ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, परंतु दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। क्यों, क्योंकि एक लग रहा है इधर और दूसरा लगेगा इधर।
ठीक है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे विपरीत दिशाओं में। ठीक है, तो दोनों के परिमाण क्या रहते हैं, सेम रहेंगे, और इनकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, विपरीत होगी। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो क्या कि R12 बराबर है माइनस किसके, F21 के। ठीक है, ये दिखाने के लिए क्या कि ये दोनों क्या है, विपरीत दिशा में है। चलो यहां तक तो अपन क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कूलाम के नियम को। ठीक है, तो कूलाम ने क्या बताया है, कूलाम ने बताया है कि दो स्थिर आवेशों के मध्य कितना बल कार्य करता है। ठीक है, तो कितना बल लगता है, तो दो स्थिर आवेशों के मध्य जो बल लगता है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इतना तो हमने अब तक देख लिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या, अब जरा देखो कि एक रखा है Q1 और दूसरा रखा है क्या, Q2। कहां पे रखे हुए थे ये, वायु में या निर्वात में। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, अगर नहीं वीडियो में नहीं दिख रहा हो तो इन दोनों के बीच की दूरी अपन ने क्या मान रखी है, R। अच्छा, जरा एक बात देखो, अगर इन दोनों के बीच में क्या भरी हुई है, वायु भरी हुई है यहां पे, तब हमारा फॉर्मूला क्या निकल कर आया था, ये आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन में R²। ठीक है, के की वैल्यू पुट कर दी है, जो आपका एक्सप्रेशन होता है ये के Q1 Q2 और अपॉन में R², आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 और अपॉन में R², क्योंकि के की एक्सप्रेशन वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये जो वैल्यू है यहां पे, ठीक है, इसको बोलते हैं हम माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, क्योंकि माध्यम यहां पे क्या है, निर्वात है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम क्या, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, या हम बोलते हैं क्या, परावैद्युतांक, इसका निर्वात का है ये। ठीक है, तो ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है क्या, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा, मतलब माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, अभी हम आगे परावैद्युतांक को देखेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी आगे देखेंगे, एप्सिलॉन आर। अब जरा देखो कि ये जो है किसकी है, निर्वात की है, इसलिए हम इसको किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो से लिखते हैं। अगर इन्हीं दोनों आवेशों के मध्य, इन्हीं दोनों आवेशों के मध्य कोई और अन्य माध्यम उपस्थित हो, क्या हो, कोई अन्य माध्यम उपस्थित हो, किसके अलावा, वायु के अलावा, तो जो भी माध्यम उपस्थित होगा उस माध्यम की क्या होगी, कुछ ना कुछ विद्युतशीलता होगी। ठीक है, देखो आखिर में होता क्या, ये विद्युतशीलता है क्या भला, ऐसे समझो कि जो दो स्थिर आवेश होते हैं ना, ऐसे ये दो स्थिर आवेश रखे हुए तो इनके बीच में खाली जगह है। ठीक है, तो क्या होता है कि वायु तो है ना उन दोनों के बीच में। ठीक है, तो जब बल लगेगा दोनों के बीच में आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, तो आपने क्या पढ़ा है कि दो तरीके के पदार्थ पढ़े हैं आपने, एक तो पढ़ा है चालक और एक पढ़ा है विद्युत रोधी। ठीक है, अब इनके बीच में जो माध्यम उपस्थित है ना, उसकी कुछ ना कुछ तो रुकावट होगी उसके अंदर, वो कुछ ना कुछ तो विरोध करेगा, कुछ ना कुछ तो वो विद्युत का क्या करेगा, जो विद्युत बल लग रहा है या जो विद्युत आ रहा है दोनों के बीच में, उसका विरोध करेगा। क्योंकि परफेक्ट तो कोई कुछ नहीं हो सकता, कि ऐसा नहीं है कि वायु अगर उपस्थित है तो वह कोई रुकावट पैदा नहीं करेगी बीच में, कुछ ना कुछ तो करेगी। हाँ मानते हैं कि थोड़ा कम करेगी, बट करेगी तो सही ना। अगर इन्हीं दो आवेशों के मध्य, अगर हम इन्हीं ये दो आवेश जो हैं वो हमारे वायु में रखे हैं और इन्हीं दोनों आवेशों को अपन अगर जल के अंदर रख दें तो क्या होगा, आप क्या समझते हैं कि दोनों के केसेस में इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है वो सेम होगा क्या, सोचो जरा, क्या वो सेम होगा क्या,
नहीं होगा। ठीक है, अलग अलग होता है उन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होता है। अब बस हमें यही सीखना है। तो हमेशा एक चीज को हमेशा ध्यान रखना कि स्थिर आवेश कहीं पर भी रखे हुए हों और वो जितनी दूरी पर एक दूसरे से रखे हुए हैं उतनी दूरी के बीच में जो कोई भी माध्यम उपस्थित होगा वह उन दोनों के बीच में लगने वाले बल पर या बल का विरोध करेगा, चाहे वो कम करे या ज्यादा करे। मतलब वो बल के ऊपर क्या प्रभाव डालता है, बल को कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, लगने वाले बल का क्या करेगा, विरोध करेगा। अगर 2 न्यूटन का बल लगना होता, ठीक है, और निर्वात बिल्कुल ही निर्वात होता तो उनके बीच में 2 न्यूटन का ही लगता, क्योंकि निर्वात विरोध नहीं करता इतना। ठीक है, बट वायु है, वायु में कुछ ना कुछ तो विरोध होता ही है, इसलिए 1.98 न्यूटन के आसपास उनके बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। ठीक है, तो माध्यम क्या करता है, दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल का क्या करेगा, वह विरोध करता है या रुकावट पैदा करता है। ठीक है, अगर मान लो हमने क्या भर दिया इन दोनों के बीच में, जल भर दिया है, तो जल का अपनी विद्युतशीलता होती है, निर्वात की अपनी होती है, जो भी माध्यम होता है उसकी अपनी अपनी विद्युतशीलता होती है, मतलब अपना अपना विरोध होता है अलग अलग। जिस तरीके से प्रत्येक पदार्थ का अपना एक प्रतिरोध होता है उसी तरीके से हर माध्यम का अपनी अपनी विद्युतशीलता होती है। विद्युतशीलता का मतलब ही ऐसे समझ सकते हो कि प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी रुकावट पैदा करना दोनों के बीच में लगने वाले बल का। ठीक है, चलो देखते हैं। जब भी कोई निर्वात के अलावा कोई भी अगर माध्यम है तब भी अपने पास में यही फॉर्मूला रहेगा, बस कुछ अंतर आएगा। अभी थोड़ी देर के लिए मैं एप्सिलॉन नॉट रख के रखता हूं, अभी समझते हैं एक बार। ठीक है, Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। अगर देखो निर्वात होता तो सिर्फ यहां पे हम एप्सिलॉन नॉट रखते, ये एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन में जो हम जीरो लगाते हैं ना, तो ये जीरो ये दिखाता है कि जो माध्यम उपस्थित है दोनों आवेशों के बीच में वह वायु है। इससे पहचान हो जाती है क्या है, वायु है। ठीक है, अगर हम इसको हटा दें यहां से, इस जीरो को, ठीक है, अगर हम अपन इस जीरो को हटा दिया तो आप इससे यह मालूम नहीं कर सकते कि कौन सा माध्यम है। ठीक है, अगर एप्सिलॉन जीरो यहां पे लगा दे तो वायु है, अन्यथा की स्थिति में कोई अन्य माध्यम उपस्थित है। तो प्रश्न में आपसे कहेगा कि 2 स्थिर आवेशों को जल के अंदर रखा गया है, 2 स्थिर आवेशों को या किसी और अन्य माध्यम में रखा गया है, अम्बरक में रखा गया है, या रबड़ उन दोनों के बीच उपस्थित है, या दीवार उपस्थित है। एक आवेश यहां रखा है, एक आवेश दीवार के पीछे की तरफ रखा हुआ है, तो रुकावट तो है ना दीवार बीच में, तो कुछ तो असर डालेगी ना ये दीवार, कुछ तो रोकेगी ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको इतने से फॉर्मूले से लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये एप्सिलॉन क्या दिखा रहा है, ये बता रहा है क्या, जैसे निर्वात की विद्युतशीलता होती है तो ये किसकी होगी, निर्वात तो है नहीं, कोई और माध्यम है, तो इसलिए माध्यम की विद्युतशीलता, ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, तो ये किसी और माध्यम के माध्यम पर जो ये जो बल है वह 2 आवेशों के बीच तब लग रहा है जब कोई और अन्य माध्यम है, इसीलिए हम इसको किससे लिख सकते हैं, Fm से लिख सकते हैं, M फॉर मीडियम। ठीक है, अच्छा, अगर माध्यम नहीं होता, वायु होता, तो हम उसको किससे लिख सकते हैं, F0 या F0 से लिख सकते हैं, और इसको हम किससे लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, और ये एक्सप्रेशन तो सेम रहता है, Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों में क्या है, चेंजेस आता है जब माध्यम को बदला जाता है। ठीक है, इसको मान लो अपन समीकरण 1 मान लें और इसे समीकरण नंबर 2 मान लें, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप क्या पाते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से आप क्या समझते हैं, मान लो 2 में 1 से अगर भाग करें, कंपैरिजन करें दोनों का कि हमें ये बल कितना प्राप्त होता है और ये कितना प्राप्त होता है, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, दोनों को अगर हम कंपैरिजन करेंगे तब हम पता कर पाएंगे कि कौन ज्यादा है और कौन सा कम लगेगा, यानी माध्यम होगा तब ज्यादा लगता है या वायु होगी तब ज्यादा लगता है। तो अपन क्या करेंगे, F0 और अपॉन में Fm इक्वल्स टू, F0 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, यहां पे वैल्यू क्या है 1/4 पाई, माध्यम है इसीलिए एप्सिलॉन सिर्फ जीरो नहीं लगाएंगे, और ये हो जाएगा क्या Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे एफ नॉट और अपॉन में एफ एम, इस पूरे एक्सप्रेशन से ये पूरा एक्सप्रेशन गायब हो जाएगा। 1/4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ यहाँ पे ऊपर बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे बचेगा 1/एप्सिलॉन। तो ये क्या बचेगा आपके पास में एफ नॉट अपॉन एफ एम, ये दोनों चेंज हो जाएंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सप्रेशन आपके पास में निकल कर आ गया। ठीक है, आप इस एक्सप्रेशन से ये मालूम कर पाते हैं कि एफ नॉट और अपॉन में जो एफ एम है, ठीक है, तो देखो हमेशा वायु से कोई और अन्य माध्यम अगर आप रखेंगे तो हमेशा किसी वायु के अलावा कोई भी माध्यम होगा उसकी जो विद्युतशीलता होती है वह वायु से हमेशा ज्यादा मिलेगी आपको। ठीक है, अच्छा, तो जब ये ज्यादा होगी वायु से तो ये वैल्यू आपको हमेशा क्या मिलेगी, एक से ज्यादा मिलेगी, एक से ज्यादा मिलेगी, ये वाला जो एक्सप्रेशन है। ठीक है, अच्छा, जरा एक बात और समझते हैं हम यहीं पे, ये जो एक्सप्रेशन है ना पूरा, ये जो एक्सप्रेशन, ये जो फैक्टर निकल कर आया है, ठीक है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी फैक्टर को हम लिखते हैं एप्सिलॉन आर से। किसको, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट या एफ नॉट अपॉन एफ एम को हम किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन आर से। और इस एप्सिलॉन आर को बोलते हैं अपन क्या, इसको बोला जाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, या हम इसको बोलते हैं परावैद्युतांक। ठीक है, दोनों ही नाम होते हैं इसके। ठीक है, इसको विशिष्ट विद्युतशीलता भी बोला जाता है, तीनों नाम होते हैं, इसी के नाम है, ये नाम भी इसी का है, ये नाम भी इसी का है। तो जरा एक बात और समझो यहां पे, ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में जब आप तुलना करते हो ना, ठीक है, इसका जो रेशियो निकल कर आता है इन दोनों का, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं, किसकी, माध्यम की। मतलब ये एप्सिलॉन आर आपको ये बताता है कि माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की तुलना में कितनी ज्यादा है। नया समझ में, दोबारा समझो, एप्सिलॉन आर कैसे निकल कर आया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को अपन बोल रहे हैं, इन दोनों के अपन ने क्या करी, तुलना करी है। हमको पता है ये ऊपर वाला ज्यादा रहेगा हमेशा, ये नीचे वाला क्या रहता है, कम रहता है। तो हमको क्या मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी, कोई भी जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो हम ये कह रहे हैं कि एप्सिलॉन आर जो है वो आपको बताता है कि एप्सिलॉन आर कुछ नहीं है, हमने इस एक्सप्रेशन को बराबर करके रख दिया है। तो ये जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इससे हमें ये पता चलता है किससे, कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता की तुलना अगर हम करते हैं, हमें ये पता चलता है कि कौन कितना ज्यादा है। ठीक है, यानी जो माध्यम की जो विद्युतशीलता है वह निर्वात की विद्युतशीलता से कितनी ज्यादा है, ठीक है, या कितने गुना ज्यादा है, ये अपन को पता चलता है इस एक्सप्रेशन से। ठीक है, अच्छा, तो जरा एक बात और देख लेते हैं अपन यहां पे कि हमारा एप्सिलॉन आर बराबर क्या है, या हम कहें जो आपका एफ नॉट अपॉन एफ एम निकल कर आया है वह कितना निकल कर आया, एप्सिलॉन आर, इसी को हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो आपको जो एफ नॉट मिलेगा वह कितना मिलेगा, एप्सिलॉन आर इंटू एफ एम, ये तो मिलेगा आपको। ठीक है, माध्यम की क्या है, ये जो ये आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता है। तो एफ नॉट मिल रहा है कब, जब एफ एम में गुणा किया जाता है एप्सिलॉन आर से। ठीक है, तब जाके आपको प्राप्त होगा क्या, एफ नॉट। ठीक है, तो इन दोनों से आपको पता चलेगा कि कौन ज्यादा रहेगा। तो हमेशा आपको क्या मिलेगा,
जो एफ नॉट होगा वह ज्यादा होगा किससे, एफ एम से, क्योंकि एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है हमेशा एक से बड़ी होगी, और जब ये वैल्यू एक से ज्यादा बड़ी है तो ये एक्सप्रेशन टोटल आपको क्या मिलेगा, जब एफ एम में आप गुणा कर रहे हो एक से ज्यादा वाली संख्या का, तब आपको मिल रहा है क्या, एफ नॉट। तो बड़ा कौन सा है, एफ नॉट या एफ एम, तो एफ नॉट बड़ा है। तो इसीलिए हम जानते हैं क्या, या इसीलिए हम कहते हैं कि दो स्थिर आवेशों के बीच में अगर निर्वात उपस्थित है या वायु उपस्थित है, तब बल जो होता है वह अधिक लगता है बजाय किसके, जब उन्हीं दोनों आवेशों के बीच में कोई अन्य माध्यम उपस्थित हो। ठीक है, तो परावैद्युतांक आखिर में होता क्या है, परावैद्युतांक किसी भी पदार्थ का परावैद्युतांक वह गुण होता है जिसकी वजह से हमें निर्वात की तुलना में जो बल प्राप्त होता है वह कम प्राप्त होता है, उतने गुना। ठीक है, तो हम एप्सिलॉन आर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो हमारा विद्युतशीलता है माध्यम की, जो अपेक्षिक विद्युतशीलता है, आप उससे क्या समझ सकते हो कि मतलब अगर आपको ये पता है तो बता सकते हो कि माध्यम उपस्थित होने की वजह से आपका बल कितने गुना कम होगा। ठीक है, कितना घट जाएगा, कब, जब माध्यम उपस्थित होगा। ठीक है, बस इतना अपन को याद करके रखना होता है। क्यों, क्योंकि मान लो अगर एफ नॉट, ठीक है, एफ नॉट मान लो 160 न्यूटन लग रहा है दो स्थिर आवेशों के बीच में। एक एग्जांपल से समझते हैं। जो एफ नॉट है वह 160 न्यूटन है, और जो हमें ज्ञात करना है क्या, एफ एम। जब निर्वात में दो स्थिर आवेशों को रखा जाता है तो उनके बीच में कितना बल कार्य कर रहा है, 160 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। ठीक है, ठीक। तो माध्यम की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है यानी एप्सिलॉन आर, वह आपको दी है क्या, 80। ठीक है, और ये किसकी होती है, जल की। ठीक है, निर्वात में थे तो बल कितना लग रहा था, 160। जब उन्हीं आवेशों को हमने किसके अंदर रख दिया, जल के अंदर रख दिया, तब उनके मध्य लगने वाले बल की क्या करो, तुलना करो या ज्ञात करो कि कितना बल लगेगा जब जल में उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर रखा जाएगा तब। तो हमको क्या ज्ञात करना है, एफ एम। अपन जानते हैं क्या कि एफ एम अपॉन सॉरी एफ नॉट अपॉन एफ एम बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन आर। हमें ज्ञात क्या करना है, एफ एम। तो हम एफ एम बराबर पता कर सकते हैं क्या, एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, और एफ एम की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, ये लग रहा है 180 न्यूटन और इसकी वैल्यू होती है 80 के आसपास। तो एफ एम की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई, 2 न्यूटन। आप देख रहे हो वायु में कितना लग रहा है, 160 न्यूटन, और जब उसी आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसके अंदर रख दिया जाए, जल के अंदर रख दिया जाए, तब बल कितना लग रहा है, 2 न्यूटन। तो किस केस में ज्यादा लग रहा, आपका निर्वात में जब दो आवेश रखे तब ज्यादा बल लगता है बजाय कब के, जब कोई माध्यम में वो रखे हुए हो। ठीक है, तो ये परावैद्युतांक आपको क्या बताता है, ये वह फैक्टर है जो आपको यह बताता है कि निर्वात की तुलना में माध्यम में रखे जाने पर स्थिर विद्युत बल कितने गुना कम प्राप्त होगा। ठीक है, कितने गुना आपको कम प्राप्त होगा, ये आपको क्या करना है, ये बताएगा एप्सिलॉन आर। ठीक है, समझ आया आपको, हाँ। तो ये हमारा परावैद्युतांक होता है, ये एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से हम बता पाते हैं कि माध्यम बदल जाने पर बल कितने गुना कम हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना, तो आप एक बार जो पीपीटी वाली जो वीडियो है वो जाके देखो और फिर इसको आकर देखो। ठीक है, और रिवर्स करके दोबारा से देखो, तो आपको क्या होगा, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर में ये परावैद्युतांक नाम की जो चीज होती है वह क्या होती है। ठीक है, तो आपको क्या क्या सीख लिया आपने, आपको पता है माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन, ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता,
और ये क्या है, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसको हम निरपेक्ष भी बोलते हैं, ठीक है, निरपेक्ष विद्युतशीलता भी होती है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम आपेक्षिक बोलते हैं। मतलब ये तुलनात्मक है, और इसकी हमेशा तुलनात्मक किससे करी जाती है, वायु से, निर्वात से, ठीक है। किसी माध्यम की निर्वात से जब तुलना करते हैं तब अपन को पता चलता है कि ये एप्सिलॉन आर कितना आएगा। और ये जो एप्सिलॉन आर होता है वह किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट या एफ नॉट अपॉन एफ एम। ठीक है, ये है अपने पास में परावैद्युतम। ठीक है, कल अपन देखेंगे, आज यहीं तक रखते हैं। कल अपन रिवीजन करेंगे किसका, कल अपन रिवीजन करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत को। ठीक है, अध्यारोपण के सिद्धांत को हम थोड़ा सा 5-10 मिनट में सीख लेंगे। वीडियो मैंने डाले सर, जहां तक आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत मैं आपको समझा दूंगा। बाकी का हम क्या करेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत में जो मैंने आपको न्यूमेरिकल की जो मैं बात करा था वो आपको मैं न्यूमेरिकल समझाऊंगा उसमें। ठीक है, तो एक एग्जांपल से अपन समझेंगे कि आखिर अध्यारोपण का जो सिद्धांत होता है वर्ग कैसे करता है। ठीक है, तो आपको आपको अब तक क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि आवेश किसको कहते हैं। ठीक है, आवेश की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सारी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, और दो स्थिर आवेशों के बीच के मध्य जो स्थिर विद्युत बल लगता है वह कितना होता है, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। के की जो वैल्यू होती है वह बदलती है माध्यम के बदल जाने पर, और इसीलिए मैंने तुमको बताया था कि जो के की जो वैल्यू है वह दो चीजों के ऊपर निर्भर करती है, माध्यम की प्रकृति के ऊपर, और दूसरा जो जो आप मात्रक ले रहे हो उसकी पद्धति के ऊपर। ये जो के की वैल्यू जो आप निकालते हैं, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर माध्यम बदल जाएगा तो के की वैल्यू भी क्या कर जाएगी, बदल जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या हम कहें एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि देखो यहां से हम एप्सिलॉन की वैल्यू क्या निकाल लेते हैं, यहां से निकल जाती है एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे हम के की जगह पे जब भी कोई माध्यम आता है तो उसकी जगह पे अपन क्या लिख देते हैं, आप लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट, तो रहते ही है, बस इसमें क्या और गुणा कर देते हैं, एप्सिलॉन आर का गुणा कर देते हैं। तो ये किसकी हो गई, ये माध्यम के लिए हो गई, किसी अन्य माध्यम के लिए। और Q1 Q2 तो आपके पास में रहता है अगर हमें बल ज्ञात करना है तो, यहीं पे समझ आ गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है वह किसका एक्सप्रेशन है, वह के का एक्सप्रेशन है, कब, जब माध्यम है। और ये किसका है, जब माध्यम वायु या आपके पास में निर्वात है। ठीक है, आश्चर्य क्वेश्चन भी आया था कि जो स्थिर विद्युत बल होता है वह अधिकतम कहां पर लगता है, निर्वात में या माध्यम में, तो निर्वात में आंसर करना है आपको। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं, बाकी का अपन कल देखते हैं। ठीक है, चलो।